हेडिंग है टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन नेचर। 4 टाइप के फोर्सेस है नेचर में। ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी कह देते हैं कुछ बुक्स में, एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। ये टॉपिक हमने 9th में भी पढ़ा हुआ है कि दो हेवनली बॉडीज हैं m1 m2, दो मासेस हैं सेपरेटेड बाय डिस्टेंस स्मॉल r। ठीक, तो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई फोर्स होगा। तो याद रखेंगे फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होगा। छत से नीचे छलांग लगाओगे तो जमीन आपको अपनी साइड ही खींचेगी, ना कि हवा में ऊपर फेंकेगी। तो जो ग्राउंड है वो आप पे अट्रैक्शन फोर्स लगाती है। ठीक, तो जो फोर्स होगा उन दोनों बॉडीज के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मासेस के। जितने ज़्यादा मासेस उतना ज़्यादा फोर्स। तो जितनी बड़ी बॉडीज उतने ज़्यादा मासेस, यानी कि प्लैनेट्स के बीच में हो गए, सन मून के बीच में हो गए, अर्थ सन के बीच में हो गए। ठीक, तो दे आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज। हम दो इंसान सामने बैठे हैं तो हम दोनों के बीच में भी कोई अट्रैक्शन है इस फॉर्मूला की वजह से, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम आपस में चिपक जाएंगे, क्योंकि हमारे मासेस हेवनली बॉडीज के मुकाबले कहीं स्टैंड नहीं करते। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मासेस के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। तो कह सकते हैं ग्रेविटेशन फोर्स फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है कि दोनों बॉडीज के बीच का डिस्टेंस जितना बढ़ेगा फोर्स उतना घटेगा। ठीक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसको कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक, दोनों चीजों को कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे तो फोर्स प्रोपोर्शनल हो गया m1 m2 अपॉन r स्क्वायर के। हमें पता है प्रोपोर्शनैलिटी हटती है, इक्वल टू लगता है, साथ ही साथ एक कांस्टेंट लगता है। यहाँ उस कांस्टेंट का नाम है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका नाम है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक, जिसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2। ठीक, यूनिट भी लर्न करने की कोई ऐसी नीड नहीं है, आप जी को यहीं पढ़े रहने दो। तो एफ क्या है न्यूटन, आर स्क्वायर को ऊपर ले जाओ तो मीटर स्क्वायर बन जाएगा, कुछ ऐसा। अगर जी यहीं पढ़ा रहने देता हूँ, एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 आप लिखते हैं तो एफ क्या हो जाएगा न्यूटन, आर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और नीचे केजी ऊपर जाके क्या हो जाएंगे kg-2। इसके बाद हम समझेंगे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि ये बिल्कुल एनालॉगस है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, दो चार्जेस हैं Q1 Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस स्मॉल r, तो उनके बीच में भी कोई ना कोई फोर्स होगा, लेकिन ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है एंड रिपल्सिव भी हो सकता है। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव कैसा भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज। अगर दोनों चार्ज पॉजिटिवली चार्ज है तो रिपल्शन, दोनों नेगेटिवली चार्ज है तो रिपल्शन, एक प्लस एक माइनस है तो अट्रैक्शन। तो ग्रेविटेशन फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक में मेन डिफरेंस एक ये भी है कि वो हमेशा अट्रैक्टिव होगा, ये अट्रैक्टिव रिपल्सिव कैसा भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में भी कोई ना कोई फोर्स होगा जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। दोनों को एक साथ लिखेंगे कंबाइंड फॉर्म में तो Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी, इक्वल टू का साइन, साथ में कोई कांस्टेंट जिसे हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कह सकते हैं। इस k की वैल्यू यहाँ पे फिक्स्ड है 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक, और इसको भी आप फोर्स है न्यूटन, ये ऊपर पहुंचेगा तो न्यूटन स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम कूलम हो जाएगा कूलम -2। इसकी यूनिट ऐसे बना दी हमने। ठीक, k को खोलेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नया शब्द है आप लोगों के लिए, एप्सिलॉन। इट स्टैंड्स फॉर परमिटिविटी, 12th क्लास में आएगा तभी देखेंगे डिटेल में। यहाँ एप्सिलॉन की खुद की वैल्यू है 8.85 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2। ठीक है, अब एक जुगाड़ मेथड, 11th क्लास में यूनिट है ग्रेविटेशन इसलिए -11, 12th क्लास का चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैट्स
ऐसे याद रखना -12, वो 11th का है या 12th का है, तो वहाँ 11 आएगा पास में और यहाँ पावर में 12 आएगा। ठीक है, याद रखने का एक तरीका है। अगला है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? मान लेते हैं यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। यूरेनियम बहुत ही हैवी एटम है। हैवी से मतलब 92 यूरेनियम 235 या 92 यूरेनियम 238 आइसोटोप्स होते हैं इसके। 235 का क्या मतलब है कि इसका मास है ये 235, क्योंकि जो फॉर्म होती है रिप्रेजेंट करने की वो होती है ZXA, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। तो A क्या है, 235 क्या है, मास। इसका मतलब है कि इतना ज्यादा मास है छोटी सी जगह में। न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, इसलिए कोई भी फास्ट मूविंग पार्टिकल, कोई फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन आके अगर इस पे लगेगा, स्ट्राइक करेगा, तो ये इतना अनस्टेबल है कि ये आगे टूटता चला जाएगा खुद ब खुद। तो ये यूरेनियम आगे 3 पार्ट्स में टूटा, वो आगे 3, वो आगे 3, जय हो वाली चेन चलती चली जाएगी, आगे 3 आगे 3 आगे 3। ठीक, और ये अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है, बिल्कुल वैसे ही जैसा कोविड-19 है कि एक बार फैलना स्टार्ट हुआ तो कंट्रोल नहीं होगा, फैलता चला जाएगा, फैलता चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा, एक्सपोनेंशियली बढ़ता चला जाएगा। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही है कि एक बार ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट स्प्लिट होना स्टार्ट हुआ तो जब तक ये पूरी तरीके से फिनिश नहीं हो जाएगा, ये बम्बार्डमेंट चलता ही रहेगा। और टूटा ना छोटे पार्ट्स में, हैवी न्यूक्लियर स्प्लिट्स इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई, तो इसे न्यूक्लियर फिजन कहेंगे। ठीक है, और ये स्पॉन्टेनियस अपने आप चलेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार ये टूटा तो फिर मुझे माचिस से तीली लगा कर इसको इनिशिएट करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है, अपने आप चलता चला जाएगा हमेशा के लिए जब तक खत्म नहीं हो जाता। लास्ट आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है? हमें पता है कि एटम का साइज होता है 10⁻10 मीटर, बीच में उसके न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻15 मीटर। -15 -10 से छोटा है कितना? 1,00,000 गुना, क्योंकि 5 जीरोस का अंतर है दोनों के बीच में, 5 जीरो होते हैं 1,00,000। तो एटम ही नहीं दिखता तो न्यूक्लियस कहां से दिख जाएगा? ठीक, और न्यूक्लियस तो एटम के मुकाबले वैसे ही 1,00,000 गुना छोटा है, बिल्कुल उतना जितना इस पूरे यूनिवर्स के मुकाबले एक एप्पल का साइज। तो यूनिवर्स अगर एटम है तो एप्पल न्यूक्लियस है, इतना छोटा होता है न्यूक्लियस। अब सोचें उस न्यूक्लियस में अगर यूरेनियम जैसे की बात की जाए तो 92 इसका एटॉमिक नंबर है, यानी कि 92 प्रोटॉन यहाँ होंगे ना, चिन्नी सी जगह पे, छोटी सी जगह पे 92 प्रोटॉन। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि प्रोटॉन प्रोटॉन की आपस में बनती नहीं है, प्रोटॉन प्रोटॉन रिपेलिंग एच अदर, यानी कि ये वाला प्रोटॉन इसको धकेल रहा है बाहर की साइड, ये प्रोटॉन इसे धकेल रहा है बाहर की साइड, तो एक दूसरे को बाहर की साइड धकेल रहे हैं। इसका मतलब, तो इसका मतलब है ये न्यूक्लियस बिल्कुल फटने की कगार पे है एकदम, बाहर की साइड बहुत तगड़ा फोर्स लग रहा है, क्योंकि सब प्रोटॉन एक दूसरे को रिपल्शन दे रहे हैं इसमें। लेकिन द क्वेश्चन इज, क्या आज तक न्यूक्लियस फटा? नहीं फटा, क्योंकि न्यूक्लियस फट जाता तो हम भी फट जाते, क्योंकि हम खुद एटम मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं। ठीक, क्यों नहीं फटा? क्योंकि कहीं ना कहीं बाहर से इनका बाप बैठा है जो इस न्यूक्लियस को बाइंड किए हुए हैं, उसी को कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक, 12th में आएंगे तो पढ़ेंगे कि ये फोर्स अचानक से नेचर में कैसे आ गया जिससे न्यूक्लियस को बाइंड किया। तो एक थ्योरी पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, एल्बर्ट आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस, कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। डिटेल बाद में आएगा इसका। तो बेसिकली, in spite of having so much of repulsion between the protons inside the nucleus remains intact, nucleus अपनी जगह पर बना रहा strong nuclear forces की वजह से। ठीक है, बाकी कंटिन्यू करते हैं अभी।